गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम केटीजी बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है केटीजी। पहले हम बात करेंगे इसके एजम्पशंस के बारे में, देखते हैं क्या क्या एजम्पशंस होता है केटीजी का। इसने पहले कुछ एज्यूम किया था और उसके आधार पे अपनी एक थ्योरी दी थी। तो पहले उनके एजम्पशंस को मान देखते हैं क्या क्या दिया था। आइए देखते हैं एजम्पशंस के बारे में, क्या क्या एजम्पशंस दिया था केटीजी ने। इनके एजम्पशंस थे, पहला पॉइंट होता है एजम्पशंस का कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल होते हैं, सारे गैस मॉलिक्यूल, ऑल द गैस मॉलिक्यूल आर एस्फेरिकल एंड इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। मतलब केटीजी मान के चला था जितने भी गैस मॉलिक्यूल होते हैं सबके सब क्या होते हैं, एस्फेरिकल होते हैं और उनको हम कंप्रेस नहीं कर, मतलब वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब गैस की जो खुद की जो वॉल्यूम है ना, ये मान लो कि ये उसकी साइज हो गई, तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब हम टोटल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, हम गैस की जो खुद की वॉल्यूम है ना, मान लो इनकी साइज होगी, ये गैस मॉलिक्यूल है मान लो, तो इसको हम फर्दर और कंप्रेस नहीं कर सकते। ये बोला था उसने कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल होते हैं सबके सब क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, लेकिन स्फेरिकल होते हैं और उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। पहला पॉइंट ये माना था उन्होंने। दूसरा पॉइंट उन्होंने माना था कि ऑल द पार्टिकल ऑफ द वन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल इन ऑल नेचर। मतलब अगर मान लो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के जो जितने भी पार्टिकल होंगे सब के सब क्या होंगे, एकदम आइडेंटिकल होंगे, ऑल डायरेक्शन में बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। मतलब किसी एक गैस के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो शेप में, साइज में, सब प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। बट अदर गैस के मॉलिक्यूल जो हैं इस गैस मॉलिक्यूल से बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। पढ़िए इस पॉइंट को क्या बोला है इसने। ऑल द पार्टिकल ऑफ द वन ऑफ द गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन बट द मॉलिक्यूल ऑफ वन ऑफ द गैस इज फुली डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ अनदर गैस। मतलब किसी एक गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे वाले गैस, दूसरे टाइप के गैस से बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है ना। तो ये हुई इसकी सेकेंड एजम्पशन। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थर्ड के बारे में बात करते हैं कि थर्ड एजम्पशन क्या था इनका। इन्होंने थर्ड एजम्पशन माना था कि गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली कोलाइज करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। गैस मॉलिक्यूल आर कंटिन्यूअसली कोलाइज विथ ईच अदर एंड वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ क्या करते हैं, कोलाइज करते हैं और आपस में भी कोलाइज करते रहते हैं। इनका आपस में कोलिजन करने के कारण या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर के कारण वॉल से टकराएगा तो उससे क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है। इसीलिए गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। ये पॉइंट का थर्ड पॉइंट का मीनिंग ये हुआ। फोर्थ नंबर पॉइंट एजम्पशंस जो था उनके अकॉर्डिंग जितने भी कोलिजन हो रहे हैं गैस मॉलिक्यूल के, जितने कोलिजन होते हैं सब के सब परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक होने का मीनिंग क्या हुआ, हम जानते हैं कि अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि इनमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उसमें हम काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, हमेशा कंजर्व कराएंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। बोला कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के रिस्पेक्ट में। मान लो कंटेनर की जो कुछ साइज है, ये कंटेनर की साइज है, तो इसके रिस्पेक्ट में गैस की जो कुछ अपनी जो वॉल्यूम है, कुछ तो वॉल्यूम होगी उसकी ना। हालांकि साइज बहुत छोटा है तो वॉल्यूम भी बहुत छोटा होगा, तो उसकी जो खुद की जो वॉल्यूम है वो क्या माने हैं, नेग्लिजिबल माने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंटेनर की जो आपकी वॉल्यूम होगी वो पूरा स्पेस अवेलेबल रहेगा गैस पार्टिकल के मूवमेंट के लिए, तो गैस की जो टोटल वॉल्यूम मानी जाएगी वो कंटेनर की वॉल्यूम मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू केटीजी। आगे हम बात करते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक गैस मॉलिक्यूल का दूसरे गैस मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन फोर्स काम नहीं करता, नाइदर अट्रैक्शन नो रिपल्सन। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं होता और रिपल्सन फोर्स भी नहीं होता। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मतलब एकदम इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे इंसान हूँ, बगल में कोई इंसान है, तो उसके रहने नहीं रहने से मेरे पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो मैं क्या हुआ, आइडियली बिहेव नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं भी एक गैस पार्टिकल हूँ और बगल वाला इंसान भी एक गैस पार्टिकल है, तो अगर वो रहे या ना रहे उससे मेरे प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क ना पड़े, मुझे कोई कुछ भी प्रॉब्लम फील ना हो उसके साथ, ना तो अट्रैक्शन फील हो, ना तो रिपल्सन फील हो, ना दोस्ती हो, ना दुश्मनी हो, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, कैसा है, आइडियल कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये मेन पॉइंट थे किसके भाई, केटीजी के मेन पॉइंट थे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उस पॉइंट को याद रखना। पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि गैस मॉलिक्यूल जो है कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ एंड वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ।
जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, जनरेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट कि जितने भी कोलिजन होते हैं गैस मॉलिक्यूल के, वो सारे के सारे कोलिजन कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं। ऐसा केटीजी मान के चलता है कि जो भी कोलिजन हो रहा है वो सब के सब क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ द जो गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं नेग्लिजिबल होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट के 4 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको आएगा। कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ जाएंगे केटीजी से तो इसी 4 पॉइंट में से कहीं से पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या 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 पॉइंट है। देखो पहला पॉइंट क्या है कि गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं कंटिन्यूअसली कोलाइज करते रहते हैं एक दूसरे के साथ या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, और इस कोलिजन के कारण कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितने भी इनकी कोलिजन हो रहे हैं सब के सब कोलिजन कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगी, कंजर्व कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं, गैस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम होती है वो नेग्लिजिबल होती है, उनकी खुद की जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होती है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के रिस्पेक्ट में, ये केटीजी बोलता है। लास्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्सन। अब इस एजम्पशंस के आधार पे केटीजी ने अपना कुछ थ्योरी दिया था, देखते थे उसने क्या क्या थ्योरी दिया था, कैसे दिया था। देखिए इक्वेशन की बात करते हैं अब। आइए बात करते हैं हम किसकी, काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात करते हैं। मान लो कोई एक वेसल है, 3 डायमेंशनल वेसल है कोई, मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक वेसल बना दिया, कोई भी वेसल हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको इक्वेशन ड्राइव करने के लिए किसका यूज कर रहा हूँ, क्यूब का यूज कर रहा हूँ। मान लो क्यूबिक कोई वेसल है, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल वेसल है, इसका यूज करो। आप चाहो तो किसी का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सेम इक्वेशन आएगा। अब मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, गैस पार्टिकल। अब गैस पार्टिकल के पास क्या होगा, गैस पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जाएगा, कभी वाई डायरेक्शन में भी जाएगा और कई बार जेड डायरेक्शन में भी जाएगा, मतलब इसके पास 3 टाइप की वेलोसिटी होगी। अगर मैं बोलूँ कि इधर जाएगा तो ये कौन सा हो गया, मान लो वी एक्स। अगर ये ऊपर गया तो कौन सी वेलोसिटी होगी भाई, वी वाई का, वाई कंपोनेंट का ऊपर जाएगा। अगर इधर के साइड गया तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी भाई, वी जेड होगी, जेड कंपोनेंट का इधर से इस साइड में आएगा। ठीक है। अब मान लो इसकी जो डिस्टेंस है, लेंथ है, ये साइड की, वो कितना है, एल है। चलिए हम बात करते हैं, आइए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कितना प्रेसिडेंट करेगा, क्या करेगा, क्या होगी काइनेटिक इक्वेशन, उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। अब मान लो पार्टिकल इधर से चलना शुरू किया, ठीक है, तो इसके सामने क्या होगा, एक यहाँ पे एक वॉल होगा। पार्टिकल मान लो इसकी वेलोसिटी वी एक्स से जा रही है तो जाएगा और कोलाइड करेगा। मास इसकी एम है, वेलोसिटी से किया कितना, वी एक्स, तो एम इंटू वी एक्स क्या इसकी मोमेंटम हुई। अब जाने के बाद कोलाइज करेगा और फिर इधर से क्या होगा, रिटर्न आएगा। जब रिटर्न आएगा तो फिर इधर से कितना से आएगा, जितना से गया, वाल तो मूव नहीं करने वाला है, काइनेटिक एनर्जी में से क्या होगी, कंजर्व होगी, तो जिस वेलोसिटी से जाएगा वाल पे टकराएगा, उसी वेलोसिटी से क्या होगा, रिटर्न भी आएगा। तो एम वी एक्स से गया मोमेंटम, एम वी एक्स, और उधर से आया एम वी एक्स से। बताओ चेंज कितना, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, 2 एम वी एक्स। अगर पार्टिकल यहाँ पे है, इधर से गया किस पे, मान लो इसकी मास कितनी है, एम है, वेलोसिटी गया वी एक्स। अब ये मान लो वाल है, ये वाल है कंटेनर की लास्ट वाली वाल, उधर वाली वाल की बात करें। आने के बाद फिर कोलिजन करने के बाद फिर से ये कितना से आएगा, वी एक्स से जाएगा, मास इसकी एम है। तो बताओ इसमें जो मोमेंटम का चेंज हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम, डेल पी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 एम वी एक्स हो गई। मतलब एक बार पार्टिकल गया, कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद जब रिटर्न आएगा तो एक बार कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, 2 एम वी एक्स का चेंज हो रहा है। तो मान लो कि अगर एक ऐसे वाल है, एक तो वाल यहाँ पे होगी, एक वहां पे होगी, पार्टिकल गया, कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद आएगा, फिर इस पे कोलाइड करेगा। तो अगर हम बात करें कि 2 सक्सेसिव कोलिजन, लगातार 2 कोलिजन हो रहे हैं, हम बात करें फॉर 2 सक्सेसिव कोलिजन, हम इसकी बात करते हैं, 2 बार लगातार कोलिजन किया, एक बार से कितना गैस चेंज हुआ भाई, 2 एम वी एक्स का चेंज हुआ। देखो यहाँ पे देख सकता है 2 एम वी एक्स का चेंज हुआ। तो अगर 2 बार हुआ तो कितना का चेंज आएगा, यहाँ पे 2 एम वी एक्स
और यहाँ पे 2m कितना हो गया 4m का चेंज आएगा। मतलब डेल पी का जो टोटल चेंज आया, टोटल चेंज कितना हो जाएगा भाई 4m का चेंज आ गया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये 4m चेंज करने में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, l गया और l आया, कितना डिस्टेंस किया 2l। वेलोसिटी क्या है इसकी vx है, तो टाइम कितना लगा निकाल लेंगे हम, बताओ टाइम कितना कैसे निकालेंगे, बताओ टाइम vx इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना किया है 2l, टाइम कितना लगा मान लो t टाइम लगा, तो टाइम निकल जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा बताओ 2 सबसे इक्वल टाइम कितना हो जाएगा 2l बाई vx, इसकी क्या होगी टाइम होगी, ये vx है ना vx है, ये टाइम हो गई। अब बताओ मोमेंटम चेंज निकल गया है और टाइम निकल चुका है, तो हमें क्या निकल जाएगा यहां से कितना फोर्स क्या कर रहा है एग्जर्ट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या देता है आपको फोर्स की वैल्यू देता है। तो बताओ यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, अगर हम फोर्स की बात करें एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना आ जाएगा भाई डेल पी चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, टाइम तो हम निकाल चुके हैं, मोमेंटम भी निकाल चुके हैं, बताओ मोमेंटम कितना हो गया यहाँ पे 4m हो गया, टाइम कितना लगा भाई, टाइम आपका लगा 2l टाइम लग गया इसमें। अब बताइए क्या होगा, यहां से 2 से ये 4 कर गया, यहाँ पे 2 हो गया, बताइए कितना आ गया यहाँ पे 2m ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई vx का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा l। तो जो fx की वैल्यू आ गई, जितना फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में वो कितना लग रहा है, ये आ गया 2m vx का स्क्वायर बाई l आ गया। देखिए तो ऐसे जैसे हम fx निकाले वैसे ही सिमिलरली, वैसे ही हम देखो यहाँ पे ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली, इसी की तरह जैसे हम यहाँ पे निकाले वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं fy भी निकाल सकते हैं। बताओ fy कितना होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा vy का स्क्वायर हो जाएगा, तो बताओ fy भी कितना हो जाएगा उसी तरह 2m vy का स्क्वायर बाई l। उसी तरह fz भी हो जाएगा, बताओ fz कितना हो जाएगा, fx तो अपना आ चुका है कितना, fx भी लिख दो यहाँ पे 2m vx का स्क्वायर बाई l आ चुका है। उसी तरह बताओ fz कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2m vz का स्क्वायर बाई l। अब fx निकल चुका है, fy निकल चुका है और fz निकल चुका है, तो क्या निकल जाएगा यहां से टोटल फोर्स कितना लग रहा है, बताओ यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहां से निकाल रहे हैं एफ नेट निकाल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, बताओ एफ नेट क्या होता है, फोर्स जो लग रहा है एक्स डायरेक्शन में प्लस फोर्स जो है वाई डायरेक्शन में प्लस फोर्स जो है जेड डायरेक्शन में, तीनों क्या कर दो सम कर दो, तो क्या निकल जाएगा एफ नेट निकल जाएगा, मतलब एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड सब निकाल चुके हैं यहाँ पे। देखिए इसको हम दोनों यहाँ पुट करते हैं, बताओ एफ एक्स कितना हो जाएगा, सब में कॉमन क्या है, सब में 2m बाई एल कॉमन है, 2m बाई एल को बाहर निकालो, बताओ क्या हो जाएगा vx का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा vy का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा vz का स्क्वायर। देखिए अपना क्या निकल गया, आपका कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स निकल गया। अब बताइए हमें निकालना क्या है प्रेशर, बताओ प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, हम फोर्स निकाल चुके हैं, बताओ फोर्स कितना निकला है 2m बाई एल और यहाँ पे होगा vx का स्क्वायर, यहाँ पे होगा vy का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया vz का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। एरिया कितना भाई बताओ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, अगर पार्टिकल कोई टकराएगा इसका डिस्टेंस l है, लेंथ भी कितना है l, तो एरिया कितना हो जाएगा l का स्क्वायर, तो यहाँ पे l के स्क्वायर से क्या कर दो डिवाइड कर दो, बताओ प्रेशर कितना आ गया 2m, l का स्क्वायर इंटू l, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो गया एल क्यू हो गया। अब बताओ लेंथ इसकी एल थी, तो एल क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, इसकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, तो बताओ यहाँ पे क्या हो देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2m ये vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, ये क्या होता है बताओ, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर क्या होता है, आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये जो होता है VRMS बोलते हैं इसको, ये VXY VY VZ सब एक ही पार्टिकल कंपोनेंट है, डिवाइड बाई 1 क्या हो गया VRMS हो गया, मैं बताऊंगा आगे जाके किसी को क्या बोलते हैं VRMS।
तो इसको मैं क्या लिख दिया यहाँ पे मैं VRMS लिख दिया, VRMS का स्क्वायर, ये सब होता है VRMS का स्क्वायर। मतलब ये पूरा टर्म जो है ये भी है, ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया, VRMS के स्क्वायर के इक्वल हो गया। LQ का मतलब क्या हो गया, V हो गया, क्योंकि LQ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया P, वॉल्यूम को इधर भेजो, P इंटू V इक्वल टू क्या होगा बताओ, 2m VRMS का क्या हो गया, एक मिनट, VRMS का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एल स्क्वायर एरिया टोटल, सॉरी प्रेशर जो लग रहा है, कितना प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये तो फोर्स निकल गया। तो बताओ एरिया कितना होगा, ऐसे ही एरिया कितना होगा इसका बताओ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये एरिया जो है एल स्क्वायर नहीं होगा, ये कितने सरफेस होंगे क्यूब में, 6 सरफेस होंगे। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 6L का स्क्वायर हो जाएगा। एक सरफेस L स्क्वायर, कितने सरफेस है, 6 सरफेस, क्या हो गया 6L का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, नहीं सॉरी ये उल्टा नीचे हो गया यहाँ पे 3, तो ये हो गया 1/3। तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, ये 1 ये एल की को हमने क्या लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया, तो ये 1/3। अब बताइए यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ गया, PV इक्वल टू 1/3m। m का मतलब किसका है, एक पार्टिकल का मास है, क्योंकि हम यहाँ पे एक पार्टिकल लिए, VRMS का स्क्वायर। देखिए अपना इक्वेशन आया, PV इक्वल टू 1/3 VRMS का स्क्वायर। किसके लिए आया भाई, m का मतलब यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल का मास, मतलब हम सिर्फ एक पार्टिकल कंसिडर किए थे स्टार्टिंग में। देखिए यहाँ पे हमने निकाल दिया कि यहाँ पे मास लेंगे एक पार्टिकल का, VRMS भी एक पार्टिकल का ही, और यहाँ प्रेशर किसका आएगा, एक पार्टिकल का, था वॉल्यूम किसका, कंटेनर का वॉल्यूम आया, तो ये आया। अगर हमारे पास मान लो n पार्टिकल है, अगर एक पार्टिकल के लिए इतना आया है, तो बताओ n पार्टिकल कितना आएगा, क्या करोगे, PV इक्वल टू 1/3, PV इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। अब मास कितना हो जाएगा, क्या क्या चेंज हो जाएगा, मास चेंज होगा, बताओ मास m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, VRMS हो जाएगा, VRMS का स्क्वायर हो गया। अब बताओ m इंटू n, m एक पार्टिकल का मास है और n पार्टिकल, तो n से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा हो जाए कि n जो है n a के इक्वल हो जाए, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल हो जाए, बताओ जब ये एवोगाड्रो नंबर के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अब 1 मोल के लिए निकलना चाह रहे हैं। बताओ 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा भाई, PV इक्वल टू 1/3 m इंटू n, ए स्मॉल m, n का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा, और ये क्या बन गया भाई, VRMS का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब बताओ एक पार्टिकल का मास m है, अगर Na से मल्टीप्लाई करें तो किसका मास निकल जाएगा, 1 मोल पार्टिकल का मास निकल जाएगा। तो 1 मोल का मास कितना होता है भाई, मोलर मास की इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसके बदले में क्या लिख रहे हैं, कैपिटल M लिख रहे हैं, कैपिटल M का मतलब उसका मोलर मास। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया PV इक्वल टू 1/3 कैपिटल M VRMS का स्क्वायर। ये अपना इक्वेशन आ गया, ये किसके लिए आ गया भाई, फॉर 1 मोल के लिए आ गया, क्या भाई, PV इक्वल टू 1/3 m VRMS का स्क्वायर। ठीक है, जहां P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम कंटेनर है, M का मतलब उसका मोलर मास है, वेयर M का मतलब क्या है, उसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस है, जो भी गैस है उसका यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, मोलर मास पुट करेंगे। और ये क्या है, VRMS का मतलब क्या है, यहां से देखिए इसी इक्वेशन से निकालते हैं, यहां से क्या निकल जाएगा, VRMS निकल जाएगा। कैसे भाई, क्या इक्वेशन देखिए, 3 को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा भाई, 3PV डिवाइड बाई M इक्वल टू क्या हो गया, VRMS का स्क्वायर हो गया। देखिए यहां से क्या निकल गया भाई, कि VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3PV बाई M।
3 pv/m। एक फॉर्मूला ये हो गया किसका भाई, VRMS का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको निकालना हो तो क्या होगा, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो √3 pv/m, जहाँ पे m का मतलब मोलर मास है, p का मतलब प्रेशर है और v का मतलब क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 1 मोल के लिए हम बात करें, बताओ हम जानते हैं फॉर 1 मोल के लिए क्या होता है, PV = क्या होता है, RT होता है। तो यहाँ पे PV की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, RT पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 मोल के लिए PV = क्या होता है, RT होता है। तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया फॉर्मूला, एक और आ गया फॉर्मूला RMS का, VRMS का फॉर्मूला आ गया √3RT/m। ये 2 फॉर्मूला आ गए किसके भाई, VRMS के। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ VRMS क्या होता है, तो आप बोलना सर उसका फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बताऊंगा अभी क्या होता है, अभी समझना इसका फॉर्मूला होता है √3 pv/m, या दूसरा फॉर्मूला होता है √3RT/m। अगर टेम्परेचर दिया है उससे निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना √3RT/m। अगर प्रेशर और वॉल्यूम दिया है तो ऊपर वाला टर्म यूज करना 3 pv/m। एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, अगर मान लो किसी गैस का अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर बढ़ा दिए, तो क्या प्रेशर बढ़ाने से VRMS की जो वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जो वैल्यू है, क्या वो चेंज हो जाएगी। आप देखो इसी क्वेश्चन को, 3 pv/m, P चेंज होगा, आपको पूरा लग रहा होगा कि P चेंज करेंगे तो VRMS की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप प्रेशर चेंज करो या वॉल्यूम चेंज करो, कोई भी चेंज करो, VRMS की वैल्यू चेंज नहीं होती। VRMS की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को छोड़ के एक पार्टिकुलर गैस के लिए कभी भी VRMS की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखो और पार्टिकुलर गैस के बारे में बात करो तो मोलर मास भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो उसके लिए कभी भी हम उसकी वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, VRMS की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। मतलब याद रखना है कि VRMS की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप बोलो सर कैसे बात कर रहे हो सर आप, यहाँ पे तो दिख रहा है क्लियरली कि प्रेशर बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा दिए तो VRMS की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है। प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तुरंत कम हो जाएगा। प्रेशर आपने बढ़ाया, वॉल्यूम तुरंत कम हो जाएगा। हमेशा P × V का जो मल्टीपल है ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और हमेशा P × V की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी। कंडीशन अप्लाई कि आप टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए। अगर टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया तब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर घटाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा VRMS की वैल्यू पे। VRMS की वैल्यू हमेशा क्या थी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एक पार्टिकुलर गैस की। चलिए टाइम आ गया कि हम आपको बता दें कि RMS क्या होता है। देखो VRMS की बात करें तो डिफाइन होता है सिंपल सा, इट इज डिफाइन एज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस। बहुत बार ऑफ आ गया ना, इट इज डिफाइन एज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस। बिल्कुल इसके डिफिनेशन ही इसको बताता है कि ये क्या होता है। देखो बात करते हैं हम लोग इसकी VRMS के बारे में। देखिए हम नीचे लिख रहे हैं, लिखा था क्लियरली दिखाई दे, VRMS के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है, इट इज डिफाइन एज रूट ऑफ, रूट लगा दो, रूट ऑफ मीन ऑफ, रूट ऑफ के बाद क्या है, मीन। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। रूट ऑफ मीन ऑफ, किसका मीन भाई, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। स्क्वायर कर लो भाई, जितने वेलोसिटी है, V1 है तो V1 का स्क्वायर, V2 है तो V2 का स्क्वायर, जितने भी वेलोसिटी हैं सबके क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मान लो n है तो यहाँ पे Bn का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जितने भी वेलोसिटी हैं सबका स्क्वायर कर दो। रूट ऑफ, रूट लगा दिया। मीन ऑफ, किसका मीन भाई, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। स्क्वायर, मीन का मतलब क्या होता है, जितने पार्टिकल हैं उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो हमने लिख दिया, इट इज डिफाइंड एज रूट ऑफ, रूट ले लिया। मीन ऑफ, मीन का मतलब एवरेज होता है, एवरेज जितने पार्टिकल उससे क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। स्क्वायर, देखो सबका स्क्वायर कर दिया, V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, ऐसे सबका स्क्वायर कर दिया। सम करके जितने पार्टिकल उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको ही बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। दूसरा, एक तो ये होता है निकालने का तरीका VRMS। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है फॉर्मूला बेस, जो आपको मैं बता चुका हूँ। क्या होता है दूसरा तरीका बताओ, √3RT/m या
3 ppm। 3 ppm कब यूज करोगे? जब प्रेशर और वॉल्यूम दिया रहेगा। टेम्परेचर वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब सिर्फ टेम्परेचर दिया रहेगा उस केस में। ये वाला कब यूज करोगे? जब वेलोसिटी का टर्म दिया, वेलोसिटी कितनी कितनी है ये दिया रहेगा। और फिर आप मान लो कि एक वेलोसिटी आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे का 5 मीटर पर सेकेंड है, तीसरे का 10 मीटर पर सेकेंड है। आप पूछ रहा है VRMS बताओ। 3 पार्टिकल है, मान लो 3 गैस पार्टिकल है, और आपसे पूछ रहा है कि बता दो इसका VRMS बता दो। तो आप क्या करोगे? 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 अंडर रूट ले लेना, क्योंकि ये होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस, बहुत बार ऑफ आता है, ठीक है ना। तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर, मतलब RMS बोलते हैं इनको। चलो हम नेक्स्ट के बारे में बात करें। नेक्स्ट स्पीड क्या होता है, हम बात करें एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं V एवरेज। इसके बारे में तो आप नाम से ही समझ के होंगे कि मान लो गैस पार्टिकल अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, किसी का स्पीड ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का मॉडरेट है। तो एक्चुअली में एवरेज क्या हुआ? एवरेज का मतलब क्या होता है? सबको सम कर दो, डिवाइड कर दो कितने पार्टिकल हैं, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज बोलते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। तो सिंपली ये क्या होता है भाई? इट इज एवरेज ऑफ, डिफिनेशन ही सब कुछ बता रहा है, मतलब इसका नाम ही सब कुछ बता रहा है। इट इज एवरेज ऑफ all the velocity of gas, all the velocity of gas। सिंपल सा, जितने भी वेलोसिटी हैं सबका क्या होता है? एवरेज होता है। बता दो एवरेज क्या होगा। मान लो किसी का वेलोसिटी V1 है, किसी का वेलोसिटी V2 है, किसी का वेलोसिटी V3 है। तो जितने भी वेलोसिटी हैं Vn है, Vn से डिवाइड पे क्या कर दोगे? इन कर दोगे। तो क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे? V एवरेज निकल जाएगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला भी होता है इनका V एवरेज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। V एवरेज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 8RT/πm। ये होता है फॉर्मूला। R का मतलब जानती हो, मोलर गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू लेना है आपको 8.314 लेना है। लिख दे रहा हूं वैल्यू यहाँ पे। R की वैल्यू हमेशा लेना है आपको 8.314, जूल के टर्म में आंसर आएगा। सॉरी, R की वैल्यू जूल के टर्म में कितना होता है? 8.314 होता है, इसलिए 8.314 लेना है यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट V एवरेज की बात करें ना, VRMS की बात, वेलोसिटी की बात करें, तो क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा आपका? मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर के टर्म में होगा, या फिर सेंटीमीटर के टर्म। देखिए यहाँ पे R की वैल्यू 8.314 लेना है जूल के टर्म में, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, 22/7 लेना है, और T का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर लेना है आपको, किसमें भाई? केल्विन के टर्म में टेम्परेचर लेना है। हमेशा याद रखना, टेम्परेचर किसमें लेना है आपको? केल्विन के टर्म में लेना है, ठीक है। हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइप की मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करें, जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं इनको, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको शॉर्ट में MPS बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। समझिए क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा, उस एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझा पाऊंगा क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे मान लीजिए कि 100 घोड़े का दौड़ हो रहा है, 100 घोड़े जो है रेस में पार्टिसिपेट किए हैं। अब 100 घोड़े वेसल बजी, घोड़े दौड़ना शुरू कर दिए। बताओ आप क्या हो? हेलीकॉप्टर से ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, ऊपर से टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हो। बताओ आपको क्या दिखेगा वहाँ पे ऐसे दिखेगा जो 4, 5, 6, 7 घोड़े हैं, बहुत जो काफ़ी स्पीड से आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे चल जा चुके हैं। 4, 5, 6, 7 घोड़े हैं जो काफ़ी पीछे छूट चुके हैं, काफ़ी पीछे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो घोड़े हैं, करीब 70-80 घोड़े जो हैं, वो जो हैं ऑलमोस्ट आसपास सेम स्पीड से क्या हो रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब मैक्सिमम घोड़े के पास जो स्पीड है ऑलमोस्ट सिमिलर है, आसपास है, ठीक है। ये रनिंग स्टार्ट हुआ, रनिंग मूव करना शुरू किए। ऐसा हुआ कि अब क्या हुआ कि कुछ घोड़े इसमें से निकल के आगे चले गए, तो उसमें से कुछ लोग थक के पीछे भी आ जाते हैं। फिर इसमें से मान लो कुछ थक गए तो पीछे जा गए, उसमें से कुछ आगे भी आ गए। मतलब इनकी जो संख्या है, ये मोस्ट प्रोबेबल जो बात करें, मैक्सिमम घोड़े के पास जो स्पीड है
उस स्पीड को ही हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि 100 घोड़े हैं, 100 घोड़े के पास स्पीड जो है डिफरेंट है। अगर मैं सडनली किसी घोड़े पे हाथ रखूं और बोलूं कि इसकी स्पीड क्या है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि उनके पास स्पीड कौन सा होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम पार्टिकल के पास जो स्पीड कंटेन होता है उस स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। अगर रेंडमली हम किसी के पे हाथ रखें, 10 घोड़े हैं जिसमें से हम किसी पे भी हाथ रखें, तो मैक्सिमम चांसेस है कि उनके पास कौन सा स्पीड होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से वो क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। सिंपल सा बात। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है। ये क्या कैसे डिफाइन होता है भाई, क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द स्पीड, इट इज द स्पीड possessed by maximum number of particle, maximum number of particle, मैक्सिमम पार्टिकल के पास जो स्पीड होता है उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है VMPS, ये होता है सिंपल सा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है √2RT/m। R का मतलब फिर से 8.314, T का मतलब फिर से टेम्परेचर है, M का मतलब फिर से मास है, मोलर मास है। ठीक है ना, लिख दे रहा हूं यहाँ पे M का मतलब क्या है, मोलर मास। बाकी तो आप जानते हो। ठीक है, तो मैं ये समझ में आया कि नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि 10 बच्चे को मैंने दौड़ा, 10 बच्चे नहीं 50 बच्चे को मैंने बोला रेस में पार्टिसिपेट करो, दौड़ना शुरू करो। ठीक है, अब जब दौड़ना शुरू करेंगे 50 बच्चे, तो उसमें से कुछ मतलब 5, 6 या 10 बच्चे होंगे जो काफ़ी आगे निकल जाएंगे। 5, 6 बच्चे 7 बच्चे होंगे जो काफ़ी मतलब, कुछ बच्चे होंगे जो पीछे छूट जाएंगे और कुछ बच्चे जो आगे निकल जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे जो होंगे एक भीड़ के साथ, एक भीड़ में क्या होंगे, दौड़ना शुरू करेंगे। भीड़ में दौड़ना, एक भीड़ होगा जो बीच में ट्रेवल करता होगा, जिसकी स्पीड न तो बहुत ज़्यादा होगी न तो स्पीड बहुत कम होगी। एक भीड़ होगा जो ऑलमोस्ट सेम स्पीड से क्या हो रहा होगा, ट्रेवल कर रहा होगा। उस भीड़ की जो स्पीड है ना, उस स्पीड को ही हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल रहे हैं। या फिर इसको लोग ऐसे समझाते हैं कि अगर मान लो कि बहुत सारे बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं अलग अलग स्पीड से, अगर मैं रेंडमली उनके ऊपर हाथ रखूं बच्चों के ऊपर, तो मैक्सिमम चांसेस है कि उस बच्चे की स्पीड वही होगी जो कौन सी स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। क्यों भाई, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल किससे ट्रेवल कर रहे हैं, इस स्पीड से ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये था आपका VMPS इक्वल टू क्या होता है बताओ, √2RT/m। मैंने तीनों बता दिया मोस्ट स्पीड। पहला होता है कौन सा, VRMS, दूसरा होता है कौन सा, एवरेज, और लास्ट वन कौन सा होता है, मोस्ट प्रोबेबल। आपसे कई बार लोग पूछते हैं कि बताओ इसमें से कौन से बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, कौन बड़ा है, VRMS बड़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबल बड़ा होगा या एवरेज बड़ा होगा। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आप याद रखना, ये ट्रिक ये आपको कभी भूलने नहीं देगा। भगवान राम का नाम है, राम, राम का मतलब क्या होता है, RAM, राम, बस राम याद रखना। जहां पे R का मतलब क्या होता है, VRMS, RMS में R है ना, ये R है, ठीक है, VRMS। यहाँ पे A का मतलब क्या है भाई, A का मतलब है एवरेज, और M का मतलब क्या है यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबल, MPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब सबसे बड़ा स्पीड कौन सा होता है भाई, RMS होता है, उससे बड़ा कौन सा, उससे छोटा कौन सा होता है, एवरेज, और उससे छोटा कौन सा होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है। ये चीज याद रखिएगा कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, RMS स्पीड सबसे बड़ी होती है। क्या फॉर्मूला होता है RMS का, √3RT/m। उससे छोटा होता है एवरेज, क्या फॉर्मूला होता है, √8RT/m। और उससे छोटा होता है कौन सा भाई, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसकी क्या फॉर्मूला होती है भाई, √2RT/m। चलो अब मुझे बताओ, क्या मॉलिक्यूलर स्पीड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो क्या हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। ये चीज़ याद रखना कि चाहे कोई भी स्पीड हो, एवरेज हो, मोस्ट प्रोबेबल हो, या फिर आपकी कौन सी हो, RMS वाली हो, कोई भी हो, इन सब की वैल्यू को चेंज करते हैं किसके थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू। ओनली टेम्परेचर ही एक ऐसा फैक्टर है जो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। नो एनी अदर फैक्टर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। इस पॉइंट को लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के हम लिख लेते हैं।
नोट क्या है, ऑल द molecular speed, all the molecular speed depends only and only at टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर के अलावा कोई भी फैक्टर इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमको पता है आप गलती करोगे ही करोगे, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि सारे मोलिकुलर स्पीड किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा था अकॉर्डिंग टू 2 kTg, क्या इक्वेशन आया था बताइए, इक्वेशन आया था आपका PV = 1/3 m VRMS का स्क्वायर, यही इक्वेशन आया था ना, ठीक है। हम इससे निकालते हैं, देखिए क्या होगा, हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, PV = 1/3, हम चाहें तो सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे 2 से डिवाइड करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, फिर वही वैल्यू होगा जो ऊपर है, यहाँ पे क्या हो गया, VRMS का स्क्वायर। अब इस चीज को ध्यान से देखो, 1/2 m VRMS का स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसको मैंने लिख लिया 2/3, इसके बदले मैंने यूज कर लिया कौन सा वर्ड, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे PV है, तो बताओ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, 3/2 PV। लेकिन याद करो ये फॉर्मूला किसके लिए था, ये किसके लिए था भाई, ये था फॉर 1 मोल के लिए, 1 मोल का वो फॉर्मूला आया था। तो बताओ ये काइनेटिक एनर्जी भी किसका देगा, 1 मोल का ही देगा, बोलो। तो बताओ यहाँ पे हम 1 मोल के लिए चाहे, ये किसके लिए आ गया भाई, ये भी किसके लिए आ गया, ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, 1 मोल के लिए आ गया। अब मुझे बताइए, हम जानते हैं कि 1 मोल के लिए PV = क्या होता है भाई, RT होता है। ये भी किसके लिए होता है भाई, ये होता है 1 मोल के लिए। तो हम यहाँ पे PV की जगह पे हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, RT वर्ड यूज कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, काइनेटिक एनर्जी = 3/2 RT। ये किसके लिए आ गया, फॉर 1 मोल के लिए आ गया, ये आ गया ना 3/2 RT। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा फेमस फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला 3/2 RT वाला फॉर्मूला ज्यादा फेमस है, ये वाला फॉर्मूला उतना ज्यादा फेमस नहीं है। याद रखना काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 3/2 RT। अगर हम बात करें मेरे पास 1 मोल के लिए इतना है, तो अगर मेरे पास n मोल हो तो बताओ n मोल के लिए क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई 3/2 nRT। ये कौन सा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला आ गया भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला हो गया। काइनेटिक फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 क्या होता है भाई, nRT, जहाँ पे n का मतलब क्या है, n का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। r का मतलब आप जानते ही हो, t का मतलब जानते हो क्या, t का मतलब क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मतलब किस में लेना है आपको, केल्विन में लेना है। r की वैल्यू यहाँ पे बता दूं, r की वैल्यू आपको 8.314 यूज करना है, जूल वाला। और टेम्परेचर जो है आपका केल्विन में लेना है, यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन यूज करना है। क्या निकल जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। अब बताओ क्या इस इक्वेशन को देख के आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी भी किस पे डिपेंड करता है भाई, ओनली एंड ओनली एट टेम्परेचर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ही क्या कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को चेंज कर सकता है। मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब हम बात करें काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए बात करें। अगर हम बात करें, हम जानते हैं क्या फॉर्मूला आया था भाई, काइनेटिक एनर्जी = आया था 3/2 RT, किसके लिए भाई, 1 मोल के लिए। तो अगर हम जानते हैं कि फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए बात करें, अगर एक मॉलिक्यूल का बात करें, तो बताओ 1 मोल का इतना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड पे क्या करना पड़ेगा, वाट नंबर करना पड़ेगा, ये वाट नंबर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। काइनेटिक एनर्जी = क्या, 3/2 R।
आर बाई एवोगाड्रो नंबर कर दिया इंटू टी। आर बाई एन ए जो है एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस ये फॉर्मूला आगे देखो क्या आ गया फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, जहां पे k का मतलब क्या है, k का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये एक साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन नाम के, उन्होंने कांस्टेंट दिया था, ये बताया था, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपको पता है ऑलरेडी, रटने की जरूरत नहीं है, r बाई एन ए के इक्वल होगी। r की वैल्यू कितनी होती है 8.314, एन ए का वैल्यू कितना होता है 6.02 10 के पावर 23। डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 1.38 इंटू 10 के पावर -23। तो याद रखना ये होता है वैल्यू किसका भाई, k का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से k का वैल्यू क्या निकल गया 1.38 इंटू 10 के पावर -23 आ गया। और t का मतलब क्या है टेम्परेचर, ठीक है। इसको बोल्ट्जमैन इक्वेशन भी बोलते हैं। किसके लिए डिफाइन है भाई, 1 मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन है। 1 मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 3/2 kT के इक्वल होगा। k का मतलब कितना होता है देखो 1.38 इंटू 10 के पावर -23 होता है। टी का मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे क्या करेगा डिपेंड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी। आप याद रखना जितना भी आप स्पीड पढ़े हो या काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो या फिर इसको पढ़े हो, सब किस पे डिपेंड करती है, ओनली एंड ओनली एट टेम्परेचर डिपेंड करती है। याद रखना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किसी पार्टिकुलर गैस के बारे में बोल रहे हैं, अगर गैस पार्टिकुलर अगर सेम गैस की हम बात कर रहे हैं तो उस टेम्परेचर को छोड़ के अदर फैक्टर इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर भी आप गलती करोगे, मुझे पता है, ध्यान देना आप इस बात पे।